नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम 27 नवंबर से होने वाला है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, जिनमें कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम इंटरफ़ेस कैसा रहने वाला है, मतलब एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर सेक्शनल रहेगा, मिक्स्ड रहेगा या फिर कैसा रहेगा। और साथ में पेपर अटेम्प्ट आपको कैसा करना है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम के पहले ये पता नहीं है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो आप ये सोच लीजिए कि आप ना एग्ज़ाम से बाहर हैं। मतलब आपको अभी 10 दिन पहले आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए दिमाग में कि एग्जाम हॉल में आप पेपर कैसा करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो उस पर हम बात करेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किस सब्जेक्ट को पहले करना है और किसको बाद में करना है। कि ये पता होना चाहिए कि मैथ्स पहले करनी है, रीजनिंग पहले करनी है, जीके, जीएस या फिर जनरल साइंस पहले क्या करना क्या है, तो ये पता होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। और कुछ मेरी तरफ से आपको एग्जाम हॉल में क्या टिप्स रहने वाली हैं, वो टिप्स भी मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और कुछ में मैं क्वालीफ़ाई भी किया हूँ। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दे सकता हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि एग्ज़ाम में आपका जो इंटरफ़ेस है, वो कैसा रहेगा? एग्ज़ाम इंटरफ़ेस कैसा रहेगा, मतलब क्वेश्चन कैसे आपको देखने को मिलेंगे? तो इसके लिए मैं आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ आरआरबी बिलासपुर की, जिसमें कि उन्होंने एक मॉक टेस्ट अपलोड किया है, जिसमें हम देख पाएँगे कि एग्ज़ाम आपका कैसा रहेगा। तो ये जो एग्ज़ाम का इंटरफ़ेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों के 4 सेक्शन में आपको सेक्शन वाइज़ क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे ग्रुप डी के 2022 में या फिर 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्या होता था कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर होता था वो मिक्स होता था। मतलब पहले उसमें उसी में 1 से 100 के बीच में जनरल साइंस के भी क्वेश्चन मिल जाएँगे आपको, फिर मैथ्स के क्वेश्चन भी मिल जाएँगे, रीज़निंग, जीए, जीएस जो भी है, वो सारे क्वेश्चन क्या होते थे, मिक्स्ड होते थे। लेकिन इस बार के मॉक टेस्ट में ये क्लियर हो गया है कि आपका एग्ज़ाम सेक्शनल होगा। इसका मतलब जनरल साइंस में 25 के 25 क्वेश्चन आपको पहले मिलेंगे, फिर मैथ्स में 25 क्वेश्चन बाद में मिलेंगे, फिर रीजनिंग। अब इससे क्या होगा कि अगर आपको जनरल साइंस पहले करनी है, तो आप पहले जनरल साइंस के क्वेश्चन उठा के कर लेंगे। फिर आपको जीए की जीएस करना है, तो उसके 20 क्वेश्चन आप पहले उठा के कर लेंगे। फिर आपको रीजनिंग करनी है या फिर मैथ्स करनी है, तो जो भी आपने सोच के जा रहे हो एग्ज़ाम हॉल में, वही करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या पहले करना है, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे पहले ग्रुप डी में ऐसा नहीं था। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से आपके लिए। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है इसमें। और नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ क्या हो जाएगी, हाई जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करेंगे तो कट ऑफ हाई जाएगी। अब क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा उस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो आपकी कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है। ठीक है? तो चलते हैं अब हम मेन बात पर कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कैसे, क्या और कब सॉल्व करना है। तो मैं पहले ही आपको पता चल चुका होगा कि आपको साइंस आनी है पहले 25 नंबर की, फिर उसके बाद मैथ्स के 25 क्वेश्चन आपको शो होंगे, फिर रीज़निंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन। फिर जनरल नॉलेज में आपके केवल 20 क्वेश्चन आने हैं। तो आपको ज़्यादा इस एग्जाम में किस चीज़ पर ध्यान देना है, तो वो इन 3 टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें कि आपका जनरल साइंस है, फिर मैथ्स है और फिर रीजनिंग है। तो ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर भी आ जाता है, जिसका वेटेज कम ही होगा, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन अगर आ गए तो बहुत ज़्यादा है करंट अफेयर के 20 में से। तो आपको करंट अफेयर पर टाइम देना है और कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री हो गया आपका, फिर हिस्ट्री के बाद हो गया आपका ज्योग्राफी, फिर हो गया पॉलिटी और इकोनॉमिक। ठीक है? अब सोचिए 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इन 5 सब्जेक्ट से आने हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएँगे, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है जनरल साइंस पर। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है, अगर अगर आपको इस एग्ज़ाम में अच्छी मेरिट में आना है, टॉप मोस्ट कैंडिडेट्स में आना है, तो आपको साइंस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिर अब मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहीं पे बता देता हूँ मैं, आपको सबसे पहले साइंस करनी है और जीके जीएस करना है। उसके बाद आपको रीजनिंग करनी है, फिर उसके बाद मैथ्स करनी है। इससे क्या होगा आपका, एक बार मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे साइंस, फिर आप करेंगे जनरल नॉलेज, फिर आप करेंगे रीजनिंग और फिर आप करेंगे मैथ्स, ठीक है? तो हो गया आपका मैथ्स। इससे क्या होगा कि जनरल साइंस और जनरल नॉलेज इन दोनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर न्यूमेरिकल आएँगे ज़्यादा, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो जनरल साइंस और जो जनरल नॉलेज है, ये दोनों करने से आपका क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। और लगभग अगर मैं टोटल आपको टाइम बताऊँ, तो आपका 15 से 20 मिनट में 20-20, 40, 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। 20 से, और अगर आप इसको मैक्सिमाइज़ करें, तो 22 से 23 मिनट में आपके ये 45 क्वेश्चन आप देख लेंगे। अटेम्प्ट करना तो वो आपके ऊपर है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कितना टाइम देते हैं और आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 45 क्वेश्चन एट लीस्ट देख लेंगे। कितने मिनट में? 20 से 23 मिनट में।
फिर बाकी का जो टाइम है वो आप यूज़ करेंगे रीजनिंग और मैथ्स में। तो रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग भी ईज़ी होती है मैथ्स के मुकाबले, तो रीजनिंग आपको पहले करना है, उसके बाद मैथ्स करना है। और रीजनिंग में क्वेश्चन भी ज़्यादा है, 30 क्वेश्चन है, तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको रीजनिंग करनी है, उसके बाद मैथ्स करनी है। तो ये बात हो गई कि क्वेश्चन पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप 90 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट और सही करना चाहते हैं, तो आपको मैं ये बोलूँगा कि आप इसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। आप अगर ये करते हैं कि साइंस पहले कर ली, फिर उसके बाद मैथ्स की, उसके बाद रीजनिंग की, तो आप ये 20 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएँगे, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। मतलब आप अगर सोचें कि अगर आप साइंस कर रहे हैं, फिर मैथ्स कर रहे हैं, फिर रीजनिंग कर रहे हैं और फिर जनरल नॉलेज, तो 20 क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाएँगे। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो मैथ्स में आते हैं, उनमें हम कई क्वेश्चन में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे देते हैं। जिसमें आपको 1 मिनट लगना है, उसमें अगर आपने 3 मिनट दे दिए, तो आपका जो आगे आने वाले क्वेश्चन है, वो आप नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको पता होना कि क्या आपको पहले करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स हैं मेरी तरफ से आपको। अब चलते हैं, अगली जो मेन टिप्स हैं, वो ये है कि आपको कोई भी तुक्का नहीं मारना है। तुक्का मारने से बहुत ज़्यादा बचना है। तुक्का मारने से कैसे बचना है आपको, कि आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, आपने कोई टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और फिर भी आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस बेसिस पे कि इसका ये क्वेश्चन आंसर सही हो सकता है, तो ये गलती है। क्योंकि मैंने अभी हाल ही में आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देकर आया हूँ मैं, और इसमें मैंने ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन में मैंने तुक्के मारे थे। जो कि जनरल जो आपका जीके जीएस होता है ना, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन थे सीबीटी 2 में, एनटीपीसी सीबीटी 2 में, तो मैंने 3 से 4 क्वेश्चन में तुक्के मारे थे और वो तुक्के गलत हो गए थे। मतलब मुझे नहीं मारने चाहिए थे, मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं मारने चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने वो मारे। मैंने फालतू के, मतलब अननेसेसरी तुक्के लिए, तुक्के मारे और वो गलत हो गए, और उनके गलत होने की वजह से मेरा स्कोर 87 है। अगर मैंने वो तुक्के नहीं मारे होते और मैंने वो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किए होते, तो मेरा स्कोर 90 के आस-पास होता। तो 3 नंबर का जो अंतर है, ये बहुत ही भारी रहता है ना? 1-2 नंबर का भी अंतर बहुत ही भारी लगता है जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ जाते हैं, और ये भारीपन आपको तब तक खाएगा जब तक कि आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अननेसेसरी तुक्के आपको नहीं मारने हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट टिप है, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, तो अगर कोई भी बात मेरी बुरी लगे या फिर गलत लगे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वही बता रहा हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टिप मेरी तरफ से आपके लिए है, वो ये है कि स्किप टफ क्वेश्चन। अगर आपने शुरू में एक क्वेश्चन दिख गया आपको, जिसमें थोड़ा फ़ॉर्मूला लगेगा और उसमें आपको 2 से 3 मिनट लग जाएँगे, तो आपको कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चन आप छोड़ के इसको बाद में करें। पहले ही सॉल्व करने ना बैठें, मतलब पहले अगर आप पे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इसको आपको आखिरी के लिए छोड़ना है, लेकिन बीच में ही ये मुहिम नहीं उठानी है कि आपको पूरे के पूरे ये मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। ये गलती आपको नहीं करनी, मतलब स्किप टफ क्वेश्चन। अगर आपको टफ क्वेश्चन मिल रहा है तो छोड़ दो, बाद में करूँगा मैं, मुझे अभी नहीं करना है। ये माइंडसेट आपका एग्ज़ाम हॉल में रहना चाहिए। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट, कोशिश करनी है कि 100 के 100 क्वेश्चन आप 90 मिनट में पढ़ पाएँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आखिरी में 10 नब 90 से 100 के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ामिनर ऐसे डालता है जो आप ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। मतलब इतने ईज़ी, मतलब पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। और ऐसे हमेशा, मतलब कोई भी अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएँगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि आखिरी के जो 10 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ईज़ी होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है 100 क्वेश्चन तक, आखिरी तक पहुँचना है। दूसरी चीज़, अगर आप एग्ज़ाम, ये मेरा यहाँ पर लिखा नहीं है, अगर आपने सोचा है कि मैं पहले मैथ्स करूँगा, फिर रीजनिंग करूँगा, फिर जीके, या फिर जो भी सोच के जाते हैं, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में वो स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, पहले जनरल साइंस करनी है, फिर जीके करनी है, जनरल नॉलेज, फिर रीजनिंग करनी है और फिर मैथ्स करनी है। और आपने ये सोच लिया है, और आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी इसी आधार पे लगाए। एग्ज़ाम के पहले तक आपने 10 मॉक टेस्ट लगाए, जिसमें आपने यही किया। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाके आप सोचते हैं कि नहीं यार, मैं जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस पहले करूँगा, उसके बाद मैथ्स करूँगा और आखिरी में रीजनिंग करूँगा, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। मतलब एग्ज़ाम हॉल में आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है आपको? आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर स्टिक रहना है, चिपके रहना है, चेंज नहीं करनी है, क्योंकि 90% लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाते नहीं हैं, और 8%, 8 से 9% लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रैटेजी पर टिकते नहीं हैं। तो और 1 से 2% लोग वो होते हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी को हमेशा फ़ॉलो करते हैं। इन 1 से 2% लोगों में आना है, और क्योंकि 1-2 करोड़ लोगों ने फॉर्म 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम हॉल में क्या करते हैं। तो आपको जो स्ट्रैटेजी आप बनाकर जाएँगे, वहीं पर आपको चिपके रहना है, टिके रहना है। फिर दूसरी चीज़, मैथ्स और रीज़निंग में फँसना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का टफ़ आता है, छोड़ दो, बाद में करूँगा। आप पे एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, जिसमें कि 8 व्यक्तियों को आपको एक वर्ग पर बिठाना है, ठीक है? वर्गानुमा, वर्गाकार मेज़ पर 8 लोगों को बिठाना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जनरली बहुत लेंथी होते हैं।
अगर 8 की जगह पे 6 होते, 6 लोगों को भी बिठाना होता तो वो ईज़ी होता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन 8 लोगों को बिठाना मतलब आपको 8 स्टेटमेंट कम से कम पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, लेंथी होते हैं। तो इन लेंथी क्वेश्चन को आपको आखिरी के लिए छोड़ देना है, क्योंकि इसके चक्कर में आप ऐसे 3 से 4 ईज़ी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या फिर छूट सकते हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, अगर मैथ्स और रीजनिंग की टफ या फिर लेंथी क्वेश्चन है, तो उनको बाद में करना है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं मेरी तरफ से आपके लिए। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि मैं आपके लिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन सबसे पहले लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मुझे कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, कोई भी सजेशन है आपको मेरे लिए कि मैं किस प्रकार से वीडियो बनाऊँ या फिर कैसे अपनी चीज़ों को सुधार सकता हूँ, तो आप मुझे वो कमेंट करके बताइए। और साथ ही ये भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही नई वीडियोज़ मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कूड़ा कागज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।